हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन क्लासेज। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को कैप्टन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रांसलेशन के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ शैल बी एंड विल बी। शैल बी और विल बी के कहाँ पे प्रयोग किया जाता है हम आज के क्लास में सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं ट्रांसलेशन के ऑलरेडी 2 वीडियो ला चुका हूँ। एक वीडियो में हम कंप्लीट ईजेमार का डिस्कशन किए हैं, दूसरी वीडियो में कंप्लीट वाजवेयर का डिस्कशन किए हैं और अभी के वीडियो यानी इस वीडियो में कंप्लीट शैल बी का प्रयोग एंड विल बी का प्रयोग बताएंगे। कंप्लीट एक ही वीडियो में हर एक सीरीज आ रहा है और आगे भी चलती रहेगी। अब आते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको अच्छी तरह से देखिए, कोशिश कीजिए कॉपी पेन लेकर बैठे और कोई भी ट्रांसलेशन के बुक से उस टॉपिक का ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें। उस टॉपिक का ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें। आप अगर ट्रांसलेशन बना रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन जब देखेंगे, जब चेक करेंगे तो दे देंगे। उसका आंसर जब चेक करेंगे तो दे देंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक में, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। दोस्तों, शैल बी और विल बी का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, शैल बी और विल बी का प्रयोग फ्यूचर में किया जाता है। फ्यूचर में हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल बी और विल बी। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम ईजेमार का प्रयोग करते हैं, पास्ट की बात करेंगे तो हम लोग वाजवेयर का प्रयोग करते हैं और यही फ्यूचर, आने वाला दिन को ही फ्यूचर कहते हैं। अगर कोई ट्रांसलेशन बनाएंगे, अगर भविष्य को दर्शाता हो ट्रांसलेशन, तो हम शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करके बनाएंगे। दोस्तों, ये भी बता दूं, अगर किसी वाक्य के अंत में गागेगी हो और उस वाक्य के भाव से स्पष्ट होगा कि भविष्य में इसकी स्थिति अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो उस स्थिति में हम लोग शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खुश रहूँगा, ये अस्थायी रूप से एक बोध कराता है, अस्थायी रूप से होने का बोध कराता है। ऐसे आते हैं हम लोग, क्या लिखा है इस पे बोर्ड पे आते हैं। जब वाक्य के अंत में गागेगी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट होता है कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब हम शैल बी या विल बी का प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाएंगे। समझे? नहीं समझे? एक बार मैं अपनी भाषा में बताते हैं। अगर कोई ट्रांसलेशन के अंत में गा गे गी आ जाए और वह ट्रांसलेशन से उस ट्रांसलेशन का भाव स्पष्ट करता हो कि भविष्य में स्थिति बना रहेगा, जैसे मैं खुश रहूँगा, तो यहाँ पे स्थिति बना रहेगा। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, वह महान आदमी बनेगा, मतलब ये भविष्य में बनने की चाह रखता हो। ठीक, बनेगा, अस्थायी रूप की बात करता हो, तो हम इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, शैल बी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, कहाँ पे शैल बी का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, जनरली समानतः आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? शैल बी। और यू, ही, सी, दे, इट, राम, श्याम, किसी भी पटना के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। क्या? आई बी के साथ शैल बी, यू, ही, सी, राम, दे, पटना, इटीसी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं खुश रहूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं खुश रहूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचानना ज़रूरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने की विधि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आएगा, अगर वाक्य छोटा हो तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। इसी पे आते हैं फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्या है? तो यहाँ पर मैं है, तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्या है? तो खुश। तो खुश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये खुश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, आई के साथ क्या प्रयोग होता है? तो शैल बी। तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? खुश, था, हैप्पी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। यहाँ पर वह महान आदमी बनेगा, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। महान आदमी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। महान आदमी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही। तो ही के साथ क्या प्रयोग होता है? तो ही के साथ विल बी का प्रयोग होता है। ही विल बी अ ग्रेट मैन। दोस्तों हम लोग यहाँ पे ए ग्रेट मैन का प्रयोग किया है, काहे किए हैं? तो इसका रीज़न ये है, अगर नाउन आ जाए लास्ट में तो उससे पहले ए लगेगा। ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई तेज होगा, मतलब फ्यूचर में अस्थायी रूप से बनाने की चाह करता है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तुम्हारा भाई क्या है? सब्जेक्ट। तेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। तुम्हारा भाई तेज है, योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पे। तो अगला पड़ाव क्या है? अगर किसी वाक्य के अंत में अवश्य निश्चित संकल्प का बोध हो, उस वाक्य में प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन आई और वी के साथ हम शैल वी का प्रयोग नहीं करके विल वी का प्रयोग करेंगे, और बाकी अन्य के साथ शैल वी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो मैं क्या बोला, अगर किसी वाक्य में अवश्य निश्चित आ जाए तो हम वैसे वाक्यों को बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर पे, लेकिन आई वी के साथ विल वी का प्रयोग करेंगे और यू, दे, ही, सी और अदर के साथ शैल वी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, तो वे लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उपस्थित क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट है वे लोग, तो दे और यहाँ पे अवश्य लिखा है, तो दे के साथ क्या होता? अगर अवश्य नहीं लिखा रहता तो विल भी होता, लेकिन यहाँ पे अवश्य लिख दिया है तो शैल भी हो जाएगा। दे शैल बी प्रेजेंट। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग अवश्य प्रसन्न रहेंगे। तो यहाँ पर प्रसन्न क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। अवश्य लिखा है तो वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं होकर क्या होगा? वी विल वी प्रसन्न के हैप्पी। प्रसन्न के हैप्पी। प्रसन्न के क्या होता है? हैप्पी। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पे। तो निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? अगर किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सा शब्द में आप समझ सकते हैं, अगर किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है सब स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल है मैं, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उपस्थित क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक। मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, तो यहाँ पे क्या है? मैं। तो मैं क्या इंग्लिश होता है? आई के साथ शैल,
सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट है, तो सेल के बाद नॉट प्लस बी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट, प्रेजेंट। आई शैल नॉट बी प्रेजेंट, इसका हिंदी हो जाएगा मैं उपस्थित नहीं रहूँगा। सीता बीमार नहीं होगी, तो सीता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बीमार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सीता विल नॉट बी इल। ठीक, आते हैं वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो वे लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अति भूखे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो वे लोग की इंग्लिश होता है दे विल नॉट, दे विल नॉट बी भूखा के हंग्री, HUNGRY हंग्री। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बना लिया, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर किसी वाक्य का शुरुआत क्या से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। आते हैं इसके एग्जाम्पल में, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या राम तैयार रहेगा, इसका एग्जाम्पल है क्या राम तैयार रहेगा, तो यहाँ पर राम हो जाएगा सब्जेक्ट, तैयार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं हर एक ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अच्छी तरह से पकड़ने की विधि बता रहा हूँ। राम के साथ क्या लगता है, तो राम के साथ विल लगता है, तो विल राम, तो विल राम, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दिए, और सब्जेक्ट के बाद बी आता है तो बी, इसके बाद तैयार के रेडी, रेडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम महान बनोगे, तुम सब्जेक्ट महान ऑब्जेक्ट। क्या तुम महान बनोगे, तो क्या तुम महान बनोगे, इसका ट्रांसलेशन क्या से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव, तो विल यू बी ग्रेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, तो इसका सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उपस्थित क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या सभी, तो विल ऑल स्टूडेंट, will all students be present, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम लोग इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं तो उसका पहचान होता है, शुरू में क्या से वाक्य स्टार्ट होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद अब आते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो ऐसा वाक्य जो क्या से स्टार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और बीच में नहीं आ जाए। ये 3 कंडीशन होना चाहिए वाक्य में। अगर किसी वाक्य क्या से स्टार्ट हो, बीच में ना आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसको हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों पहले हम शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद वी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आते हैं इसके ट्रांसलेशन पे, तो ट्रांसलेशन है क्या राम बीमार नहीं रहेगा, क्या राम बीमार नहीं रहेगा, तो राम सब्जेक्ट बीमार ऑब्जेक्ट। दोस्तों इतना हम खोज लिए ना तो हमको इजी हो गया बनाने में, अब इजीली से हम बना सकते हैं। तो राम के साथ विल होता है, तो विल राम, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, तो नॉट दिया है तो नॉट दे देंगे, तो इसके बाद बी और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बीमार है तो इल। एकदम इजी, इससे इजी में भी कोई बता सकता है। क्या तुम नेक
नहीं बनोगे तो नेक्स्ट तुम सब्जेक्ट नेक ऑब्जेक्ट, ठीक, तुम सब्जेक्ट नेक ऑब्जेक्ट, तो क्या तुम, तो विल यू नॉट बी, और नेक क्या होता है, जेंटल सिंपल, ये लिख लीजिए, तो मैं सिंपल लिखता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक मतलब क्या होता है, अच्छा, उसको हम सिंपल भी इंग्लिश में बोलते हैं, जेंटल भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड का यूज किया हूँ। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं पागल नहीं बनूंगा, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट, पागल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मैं के साथ क्या होता है, तो शैल आई नॉट बी मैड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। दोस्तों एक लड़का ने कमेंट किया था, सर मैथ की वीडियो लाइए, मैथ की वीडियो लाइए। अरे छोटा जी पढ़ाते हैं वो पढ़ो ना, मैथ की वीडियो तो अवे करेगा। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास बहुत ही जल्द, मतलब 2-4 दिन 5 दिन में लेकर आ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 10th लेवल का जहाँ तक होता है NCERT बेसिस पे हम पढ़ाएंगे, जिसको हम लोग बिहार बोर्ड में BTC बोलते हैं, ठीक। वो मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स से बनाएंगे और समझेंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हम यूजेज ऑफ शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं वो भी पढ़ लिए। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जिसको सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो भी पढ़ लिए। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़े हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली क्या होता है, वैसा वाक्य जिसमें W और H दोनों आए, जैसे वेयर, वेन, हाउ, वेयर, होम, हुज, ये सब ऐसा शब्द है जो जिसमें W और H दोनों आता है। तो WH वर्ड मतलब क्या होगा, वैसा शब्द जिसमें W और H दोनों आता है। और WH सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वैसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड वाला एक शब्द आ जाए और क्वेश्चन करे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है। अगर कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसको हम अफर्मेटिव नहीं बोलते हैं। अगर कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगर कोई वाक्य के बीच में WH वर्ड आ जाए और क्वेश्चन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और इसको स्ट्रक्चर को देख लेते, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके ट्रांसलेशन पे आते हैं। दोस्तों ट्रांसलेशन तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, अगर यकीन मानिए अगर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तो एक भी ऐसा ट्रांसलेशन नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। बनाना होगा, हर एक को बनाना होगा, लेकिन आप पढ़िए मन से। बिना मन से नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ पढ़ना होगा ठीक से। आइए हम ऐसे थोड़ा धांसू सर के स्टाइल मार दिए हैं, डोंट वेरी, उतना टेंशन नहीं लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यह क्या लिखा है, वह कहाँ खुश रहेगा, वह कहाँ खुश रहेगा। तो वह क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, खुश क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड कहाँ का होता है, वेयर, वेयर। सब्जेक्ट दोस्तों हुआ है तो ही इसका इंग्लिश होगा, तो ही के साथ विल, वेयर विल ही बी, और खुश के हैप्पी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका यानी ट्रांसलेशन है वह कहाँ खुश रहेगा, तो इसका इंग्लिश में होगा वेयर विल ही बी हैप्पी, वेयर
विल ही बी हैप्पी, वेयर विल ही बी हैप्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, आप लोग क्यों दुखी रहोगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या होगा सब्जेक्ट, दुखी क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो क्यों की इंग्लिश होता है व्हाई, व्हाई आप लोग के यू के साथ विल, तो व्हाई विल यू, व्हाई विल यू बी, और दुखी के सैड या अनहैप्पी, ये भी हो सकता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं कब अभियंता बनूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया है, तो मैं सब्जेक्ट, अभियंता ऑब्जेक्ट, ठीक। अभियंता क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो मैं के साथ क्या लगता है, यानी आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ लगता है सैल। तो वेन की क्या, कब, तो कब का इंग्लिश क्या होता है वेन, वेन सेल, वेन सेल वेन सेल आई बी, और अभियंता के एन इंजीनियर, अभियंता के एन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं एन इंजीनियर क्यों लगा है, तो ऐसा वाक्य जिसको बोलने में ओ आ ई ओ आ का शब्द आता हो, तो उसको उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे नाउन है इसीलिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगर आ जाता है डॉक्टर तो ए लगाते, टीचर तो ए लगाते, एम में ए तो एन लगाते, तो यहाँ पे आ गया इंजीनियर तो एन इंजीनियर, ठीक। अब आते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस, WH निगेटिव सेंटेंस। तो WH वो सेंटेंस में हम पढ़े हैं वैसा वाक्य जिसमें WH शब्द आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। तो WH निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वैसा वाक्य जिसमें WH सेंटेंस वाला यानी WH वर्ड आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और नहीं भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे WH निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड सेल प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल क्या है, वे लोग कैसे नेता नहीं बनेंगे, वे लोग कैसे नेता नहीं बनेंगे, वे सब्जेक्ट नेता ऑब्जेक्ट, बस हो गया। अब उनको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस पे बैठा देना है। तो WH वर्ड है क्या, कैसे, तो हाउ विल दे नॉट बी लीडर्स, दोस्तों अब इसको हम लोग तोड़ तोड़ के बता देते हैं। तो क्या है WH वर्ड, तो यहाँ पे कैसे है, तो कैसे की इंग्लिश होता है हाउ। यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग है, तो वे लोग सब्जेक्ट है, तो इसका इंग्लिश होता है दे, तो दे के साथ विल लगता है, तो WH वर्ड, तो WH वर्ड हाउ हुआ। सेल या विल में से विल होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वे लोग है, तो वे दे देंगे, ठीक। और इसके बाद नॉट आ गया, तब बी आ गया, और नेता की इंग्लिश होता है लीडर्स। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या हो, सब्जेक्ट, तो दुखी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्यों की इंग्लिश होता है वाई विल नहीं, यहाँ पे होगा सेल, वाई सेल वी, वाई सेल वी नॉट बी, दुखी के सैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इतना पढ़ने के बाद हम लोग फाइनली टॉपिक को एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे पढ़ा चुके हैं। अब आपको काम क्या रह गया, इस वीडियो को एक बार के बजाय 2 बार देखिए, बिकॉज समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक आदमी को समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो आप इसी वीडियो को 2 बार देखिए,
2 बार में निश्चित समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरा पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, वो नोट कीजिए, ठीक। नोट करके आप एक बार खुद पढ़िए। इसके बाद आप लोग कोई ट्रांसलेशन की बुक ले लीजिए, उसमें से देखिए कहाँ पे लिखा है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, वो चैप्टर उठाइए और उसमें के ट्रांसलेशन बनाइए। बनेगा, गारंटी दे रहा हूँ बनेगा। नहीं बनेगा तो आप लोग जे कहिएगा हम मान लेंगे, लेकिन बनेगा। बट ट्राई तो आपको करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अमरिंदर कुमार, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं कैप्टन क्लासेज के अंतर्गत। कैप्टन क्लासेज में 9th, 10th, 11th, 12th एंड अदर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। एजुकेशनल चैनल है। अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट लाभ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दे। सो मैं लास्ट में यही कहूँगा, अब वीडियो को कंटिन्यूसली देखें, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। मैं जैसा पढ़ाता हूँ शायद ऑफलाइन में आप पढ़ सके। ऑफलाइन से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑफलाइन से बेटर है ऑनलाइन। ऑफलाइन से बेटर क्या है? ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है? तो ऑनलाइन में ये होता है, आप एक वीडियो को एक बार के बजाय 10 बार देख सकते हैं। तो समझ में कैसे ना आएगा? देख के तो देखो, देख के तो देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा। और एक वीडियो को आप 10 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। समझ में तो छोड़िए, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आप, कोई कलम पेन से बनाता है, पेन से बनाता है ट्रांसलेशन, आप सिर्फ देखिएगा, बना दीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप कंटिन्यूसली बने रहिए। मैं अमरिंदर कुमार लास्ट में जाते जाते आपको देखने के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।